नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे YouTube चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। मैं कामिनी आज आपको फिर से सुनाऊंगी एक माँ की बहुत ही दर्द भरी कहानी। दरवाजे की ओट में खड़ी नैना जी अपने बेटे मनीष और बहू विनीता की बातें सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल नैना जी सबके खाना खा लेने के बाद पानी ले रसोई में जा रही थी तो विनीता अपने पति मनीष से कह रही थी, मनीष, अब कुछ ही दिनों की बात है, मैंने तो माँ जी को अपनी चिकनी छुपड़ी बातों में फंसा लिया है। अब तुम भी श्रवण कुमार बनने का नाटक करते रहो बस। फिर जैसे ही हमारी गुड़िया बड़ी हो गई, हम धीरे से बातों ही बातों में बहला फुसला कर इनको गांव भेज देंगे। वैसे भी इनको पहनने ओढ़ने का जरा भी सलीका नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, फुल टाइम मेड भी तो नहीं मिलती इतनी विश्वसनीय कि बिटिया को उसके सहारे छोड़ दूं। इसलिए इन्हें गुड़िया की खातिर झेलना पड़ रहा है। वैसे भी अगर मेरी कोई जान पहचान के लोग या अड़ोस पड़ोस के या मेरी सहेलियां इनके बारे में पूछती हैं तो मैं तो कह देती हूँ ये हमारी नौकरानी है और गांव से आई हैं, इसलिए इनका पहनावा अच्छा नहीं है। उनके घर में कोई नहीं है, इसलिए हमने तरस खाकर इनको अपने पास रख लिया है। विनीता की बातें सुनकर मनीष ने बोला, विनीता, ये तुम क्या कह रही हो? वह हमारी माँ है और अगर गलती से भी पापा ने इस बारे में सुन लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो 2 मिनट भी यहाँ पे नहीं रुकेंगे हमारे पास। थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, वरना गुड़िया की देखभाल से हाथ धो बैठूंगी। तभी विनीता बोली, अरे मनीष, तो मैंने कब कहा कि उन्हें अभी से यह सब कहना है? मैं तो बस आपसे यह बता रही थी। देखना मनीष, आप भी इस बारे में माँ जी से कुछ मत कहना, वरना बात बिगड़ जाएगी और हम परेशान हो जाएंगे। ये बूढ़ी बुढ़िया ऐसे ही पड़े रहेंगे तो हमारा काम बनता रहेगा। नैना अपने बेटे बहू के दोगलेपन भरी बातें सुनकर रसोई से पानी लेकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आकर देखा तो उनके पति प्रमोद जी गहरी नींद में सो चुके थे, क्योंकि वे दिन भर काम करते थे तो रात का खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के बाद उन्हें जल्दी नींद आ जाती थी, क्योंकि वो हमेशा सुबह 4 बजे उठ जाते थे। उनकी आदत थी शुरू से ही, इसलिए वो 4 बजे ही उठते थे। नहा धोकर पूजा पाठ करके जो भी नाश्ता मिल जाता खा पी कर अपने काम पर निकल जाते थे। वहीं नैना जी भी कर्मठ महिला थी, वह भी प्रमोद जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती थी। बेटे की शादी के बाद भी उन्होंने कभी यह अरमान अपने मन में नहीं पाला कि सुबह का नाश्ता बहू बना कर देगी। वे सुबह उठकर अपने पति के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें खिला पिला कर ही काम पर जाने देती थी। लेकिन आज बहू बेटे की बातों ने नैना जी के दिल को छलनी कर डाला था और उन्हें परेशान कर दिया था। वो सोच रही थी, क्या मेरा बेटा भी बदल गया? नैना जी अपनी बहू के गुणगान करते नहीं थकती थी। वह सबसे यही कहती कि तुमको बहू के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं आता, इसलिए तुम बहू की बुराई करती रहती हो। अगर तुम बहू के साथ बेटी की तरह व्यवहार करोगी तो वह भी तुम्हारे साथ माँ की तरह व्यवहार करेगी। और वह खो गई अपने अतीत में, जब नैना जी की बहू शादी करके अपने ससुराल आई थी और दोनों पति पत्नी को जॉब करना था। तो उन दोनों ने नैना जी और प्रमोद जी को अपने साथ शहर चलने के लिए कितनी बार कहा था और मिन्नतें की थी। और बहू तो ऐसी बातें करती थी मानो उसके शब्दों में शहद टपक रहा हो। वह नैना जी को मम्मी जी कहते नहीं थकती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कब मम्मी जी से माँ जी कहने लगी, नैना जी ने भी नहीं ध्यान दिया। लेकिन आज नैना जी को वह दिन याद आ रहे थे जब विनीता सासू माँ से कहती, आज तो बहुत देर हो गई है, क्या करूँ? गुड़िया रात भर सोने ही नहीं देती, सुबह सुबह आँख लग गई, लेकिन ऑफिस जाने की चिंता में तुरंत उठना पड़ रहा है। आज तो मुझे बहुत देर हो जाएगी ऑफिस पहुँचने में। माँ जी, मेरा लंच तैयार है क्या? तैयार हो गया हो तो जल्दी से दे दीजिए। विनीता अपनी बेटी को गोद में लेकर घूमते हुए बोली, लो बेटा, एक बड़ा लंच बॉक्स और एक छोटा स्नैक्स का डिब्बा, जब भूख लगे खा लेना। और यह रहा गर्म पानी की बोतल,
नैना जी ने विनीता को पकड़ाते हुए कहा। माँ जी, आज गुड़िया को फीडिंग कराते देर हो गई। मैंने उसकी दूध की बोतल भर दी है, उसे टाइम पर पिला दीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी जल्दी आने की। और हाँ, मैंने सारा राशन ऑर्डर कर दिया है, डिलीवरी ले लीजिएगा। विनीता के हाथ से गुड़िया को लेते हुए नैना जी बोली, अरे तुम इतना चिंता क्यों करती हो बहू, तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं हूँ ना यहाँ, सब संभाल लूँगी। और अगर परेशानी आई तो फ़ोन तो है ना, कर लूँगी। और अभी 10 बजे तक तो मनीष भी यहीं रहेगा, वह भी मेरी कुछ मदद कर दिया करेगा। और हाँ बहू, गाड़ी आराम से चलाना, रास्ते में ट्रैफिक बहुत रहती है। विनीता मुस्कुरा दी और गाड़ी की चाबी लेकर टिफ़िन और पानी की बोतल लेकर चली गई। नैना जी कभी रसोई की तरफ दौड़ती तो कभी मनीष का टिफ़िन तैयार करती, तो कभी गुड़िया को संभालती, तो कभी घर के बाकी काम करती। यह सब सोफे में बैठी नैना जी की ननद आशा जी देख रही थीं। उन्होंने नैना जी का भोलापन देखकर उन पर बड़ा तरस आ रहा था। उन्होंने कई बार नैना जी को बहू बेटे की सच्चाई के बारे में अवगत कराया था, लेकिन नैना जी ठहरी सीधी साधी। उन्होंने उल्टा आशा जी से ही कह दिया कि उनकी बहू दूसरों की बहू की तरह बिल्कुल नहीं है। फिर भी आशा जी से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा, अब बस भी करो भाभी, सुबह से देख रही हूँ एक टांग पर नाच रही हो। बहू और पोते की परवाह करो ठीक है, पर मेरा मतलब यह है कि अपनी उम्र का भी तो ख्याल करो, थोड़ी परवाह अपनी भी कर लिया करो। आखिर कब तक बहू की सेवा में लगी रहोगी? थोड़ी सेवा उससे भी करवा लिया करो। बहू को सिर्फ देखने के लिए हिलाई हो क्या, या फिर सिर्फ उसकी नौकरानी बनकर रह जाओगी? उन्होंने खूब समझाया, देखो भाभी, तुम शुरू से ही बहुत सीधी सादी रही हो, इसलिए तुम्हें हर कोई बेवकूफ़ बना लेता है और तुम बन भी जाती हो। तुम्हारी बहू दो मीठी मीठी बातें करके तुमसे काम निकलवा रही है, तुमको पता भी नहीं चल रहा। और ऊपर से बच्चे का काम कितना ज़्यादा होता है, तुम तो पूरे दिन भर में थक जाती होगी, और जब उसका काम निकल जाएगा तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर कर देगी। देखना, तुम्हें बुरा बहुत लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई सामने आएगी, घर के बाहर निकाल देगी, तब पता लगेगा। तब नैना जी ने अपनी ननद पर गुस्सा होते हुए कहा, नहीं जीजी, ऐसा नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, दूसरों की बहुओं की तरह नहीं है। शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन विनीता ने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। वो तो हमारे परिवार में ऐसे घुल गई जैसे चाय में चीनी। और जीजी, हम भी तो पढ़े लिखे थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका नहीं दिया और शादी कर दी, जिसका मलाल मुझे आज भी है। इसलिए मैं सोचती हूँ अपनी बहू को सक्षम बनाने में थोड़ा सहयोग कर सकूँ तो क्या गलत है। मैं मानती हूँ अब गुड़िया हो गई है तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन उसका भविष्य संवर जाएगा तो वो आत्मनिर्भर बन जाएगी, वरना हमारी तरह तरसती रहेगी। वरना हमारी तरह तुम घर में करती ही क्या हो? बेकार घर में पड़ी रहती हो, पढ़ी लिखी गंवार। तुमने आज तक किया ही क्या है? ऐसे ही ताने सुनने पड़ेंगे। ऐसे ताने न सुनने पड़े, इसलिए तो मैंने बहू को शुरू से ही आज़ादी दी है। लेकिन बहू के मन में मेरे लिए ऐसे बुरे विचार हैं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ऐसा सोच सोच कर नैना जी रात भर सो नहीं सकी। नैना जी मन ही मन सोच रही थी कि मैंने जीजी की बातें क्यों नहीं मानी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं तो अपनी बहू के प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन जब प्रमोद जी सुबह 4 बजे उठे तो देखा नैना जी जाग रही हैं। उन्हें बहुत बुखार है और उनकी आंखें लाल हैं। उन्होंने थर्मामीटर लगाकर देखा तो 105 डिग्री बुखार था। प्रमोद जी नैना जी की हालत देखकर घबरा गए। वे अपने बेटे मनीष को जगाने के लिए जाने लगे तो नैना जी ने हाथ से इशारा करके उन्हें रोक दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने के लिए कहा। जैसे ही सुबह हुई, विनीता ने देखा आज तो रसोई में कोई हलचल नहीं हो रही है। उसे लगा माँ जी ने सारा खाना बना लिया होगा और सारा काम निपटा कर फुर्सत से बैठी होंगी।
वह गुड़िया को लेकर सीधे नैना जी के कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। प्रमोद जी नैना जी के माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रख रहे थे और नैना जी बुखार से तप रही थी, करा रही थी। वह ना तो नैना जी के तबीयत के बारे में पूछती है और ना ही गुड़िया को उनके पास छोड़ती है। वह सीधे रसोई में जाती है और सारे बर्तन को खोल खोल कर देखने लगती है कि माँ जी ने कुछ बनाया है या नहीं। देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। अब तो विनीता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह अपने पति मनीष से कहने लगी कि उठो, देखो तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। और गुड़िया को उसके पास पटकते हुए बोली, चलो उठो और खाना बनाओ, मेरा ऑफिस जाने का समय हो गया है। उस दिन तो विनीता ने बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने लिए और घर के सभी लोगों के लिए खाना मंगवा लिया, लेकिन अब तो विनीता जी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि न चाहते हुए भी उनके कानों में बेटे बहू की वही बातें गूंजती रहती। इसलिए अब वे पहले जैसी चुस्त दुरुस्त नहीं रहीं। विनीता ने देखा माँ जी तो अब किसी काम की नहीं रहीं, उनके ऊपर पैसे खर्च करना बेकार है, तो उसने गुड़िया को डे केयर स्कूल में डाल दिया। अब ना तो वह अपनी सासू माँ से ढंग से बात करती और ना ही ससुर से। एक दिन तो उसने अपने सास ससुर को अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया, जिससे आहत होकर प्रमोद जी अपनी पत्नी को लेकर अपने पुश्तैनी मकान जो कि गांव में था वहां चले गए। तभी कुछ दिन बीतने के बाद विनीता की बहन की शादी थी, जिसमें प्रमोद जी और नैना जी को भी बुलाया गया था। नैना जी की तबीयत खराब होने के कारण प्रमोद जी ने सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि नैना जी के गहने जेवर तक बेचकर नैना जी की बीमारी में खर्च कर दिए थे। लेकिन समधिन के घर से निमंत्रण आया था तो जाना भी जरूरी था, इसलिए दोनों बुजुर्ग दंपति वहां चले गए। प्रमोद जी और नैना जी ने साधारण से कपड़े पहने हुए थे, गहने जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं था। विनीता ने अपने सास ससुर को ऐसे फटे हाल में देखा तो वह नाक भौं सिकोड़ते हुए वहाँ से ऐसे चली गई जैसे उनको पहचानती ही ना हो। नैना जी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन विनीता ने ऐसे घूर कर देखा कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई वह दोबारा उससे बात करे या उसके पास जाएं। इसलिए वे दोनों बुजुर्ग दंपति एक तरफ चुपचाप बैठे रहे। कुछ रिश्तेदार जो उन्हें पहचानते थे वे उनके पास जाकर बातचीत करने लगे, और जो लोग नहीं पहचानते थे वे लोग उन्हें भिखारी कहकर भी संबोधित कर रहे थे। तभी विनीता ने उनके पास जाकर कहा, आप लोग यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन खबरदार जो यहाँ किसी को कहा कि तुम मेरे सास ससुर हो, यहाँ रहना है तो चुपचाप रहिए और सुबह होते ही यहाँ से रवाना हो जाना। बेचारे चुपचाप एक कोने में बैठे रहे। तभी मनीष ने आकर अपने मम्मी पापा से खाना खाने के लिए कहा तो वो चल दिए। नैना जी ने उत्सुकतावश कुछ डिश के नाम उससे पूछ लिए तो उसके लिए भी विनीता ने उनकी बेइज्जती की। उनके गहने, उनके कपड़े और खाना खाने के सलीके तक के लिए भी खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारे दोनों बुजुर्ग उस समय तो कुछ नहीं कह पाए थे, लेकिन उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। उसी समय नैना जी ने देखा गुड़िया खेलते खेलते गिर गई है और उसके होंठ से खून निकल रहा है। तो नैना जी दौड़ कर गई और गुड़िया को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसके खून को अपनी साड़ी से पोंछने लगी। तभी विनीता की एक सहेली ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसने जाकर विनीता को बताया कि एक भिखारिन तेरी गुड़िया को पकड़ कर पता नहीं क्या कर रही है। विनीता तो समझ गई कि माँ जी होंगी, लेकिन वह अनजान पढ़ने का नाटक करने लगी और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। नैना जी ने गुड़िया को चुपचाप विनीता को दिया और उसी समय रातों रात दोनों बुजुर्ग दंपति वहाँ से निकल गए अपने गांव जाने के लिए। मनीष ने देखा कि उसके माँ बाप गांव जाने के लिए निकल रहे हैं और विनीता ने उन्हें भला बुरा कहा, उनकी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी
उनके बेटे मनीष ने एक शब्द नहीं कहा अपनी पत्नी को। दोनों अपने घर में जाकर एक दूसरे का सहारा बने। अब तो प्रमोद जी आमदनी बढ़ाने के लिए दुगनी उत्साह से काम करने लगे और आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसे बचाने लगे। वहीं नैना जी भी घर का सारा काम करती और सीमित बजट में अपना गुजारा करती। प्रमोद जी सरकारी अधिकारी थे। रिटायरमेंट का पैसा भी मिलता था, लेकिन कम मिलता था और उन्हें जुनून था कि जो आत्मसम्मान उन्होंने खोया है वह पाकर ही रहेंगे। अब दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाई और दोनों ने गांव के कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनवा लिया। घर के आसपास हरा बगीचा बनवाया जिसमें रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिलते थे। थोड़ी दूर पर प्रमोद जी की पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई थी, जिस पे प्रमोद जी ने शादी पार्टी के लिए एक लॉन बनवाया, जो कि गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त में दिया जाता था और अमीर लोगों के लिए भी बहुत कम पैसे में दिया जाता था। उस लॉन की चर्चा चारों तरफ होती थी, क्योंकि उस लॉन में ऐसी सुविधाएं थी जो सुविधा शहर में भी नहीं मिलती थी। गांव का माहौल था और लॉन को भी गांव के तरीके से ही सजाया गया था। और उधर दूसरी तरफ विनीता का ऑफिस किसी कारण से बंद हो गया, इसलिए वह घर में ही रहने लगी, जिससे उसे जेब खर्च के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे। और मनीष जिस कंपनी में काम करता था वह भी घाटे में चली गई, इसलिए उसकी भी तनख्वाह आधी कर दी गई थी। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते तो कंपनी का मालिक सीधे काम छोड़कर घर पर बैठने के लिए कह देता था, इसलिए मजबूरन उन्हें आधे पेमेंट में ही काम करना पड़ रहा था। अब तो मनीष और विनीता के जीवन में दुखों की बरसात हो रही थी। उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही थी। वहीं गुड़िया भी स्कूल जाने लगी थी तो उसके भी खर्चे बढ़ गए थे। इधर प्रमोद जी और नैना जी की ख्याति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके कोई खर्च नहीं था और वो पैसे बचाना भी जानते थे, ज़्यादा शौकीन भी नहीं थे। नैना जी के पास सोने चांदी हीरे मोती के गहनों की गिनती नहीं थी और कई महंगी साड़ियाँ भी थीं। और उनके लॉन में ऐसी लग्जरी शादी की जाती, चाहे अमीर घर की शादी हो या गरीब घर की, सभी शादी को यादगार बना दिया जाता था। अब तो गांव क्या, दूर दूर तक के शहरों से भी दूसरे शहरों तक प्रमोद जी नैना जी की ख्याति फैल चुकी थी। न्यूज़पेपर में भी उनका नाम आ चुका था। सरकार की तरफ से भी उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका था। किस तरह उन्होंने इतने कम दाम में लोगों को इतनी महंगी शादी की पार्टी ऑफर की। अब तो उनके बेटे बहू की आंखें भी उनकी संपत्ति पर थीं। अब विनीता को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वहीं मनीष भी अफसोस कर रहा था कि समय के रहते मैंने अपने मम्मी पापा के इंसाफ के लिए कदम नहीं उठाया। काश उनके इंसाफ के लिए कदम उठाया होता तो आज मेरे माँ बाप मेरे साथ होते। फिर एक दिन विनीता और मनीष प्लान बनाते हैं अपने माँ बाप के पास जाने का। मम्मी पापा हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। और एक दिन दोनों बेटे बहू अपने मम्मी पापा के पास गए और बोले, माँ हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो पापा और आपका ही सहारा है हम लोगों को। विनीता अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर रोने लगती है। नैना जी विनीता को रोता देखकर हैरान रह गईं कि आज शेरनी की तरह गुर्राने वाली बहू भीगी बिल्ली कैसे बन गई। लेकिन वो सब समझ रही थी। फिर भी उन्होंने उसे प्यार से उठाकर पूछा, बहू क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? सासू माँ की ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर विनीता फिर से रोने लगी। फिर नैना जी ने किचन से एक गिलास पानी लाकर विनीता को दिया और सांत्वना देते हुए कहा, बहू तुम पहले चुप हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ है, तुम इतना रो क्यों रही हो? विनीता ने पानी पीकर नैना जी को बताया कि उसके पति मनीष को कंपनी से आधा पेमेंट मिल रहा है और मेरी तो नौकरी ही चली गई है। यहाँ वहाँ से कर्ज मांगकर अभी तक काम चला रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे और ज़्यादा नुकसान हो गया। जिन लोगों से कर्ज ले रखा है वो भी दिन रात परेशान करते हैं। विनीता ने अपनी सास से उस दिन जब पार्टी में उसने उनका अपमान किया था उसके लिए माफ़ी मांगी।
वह पार्टी एक शानदार लग्जरी पार्टी थी जिसमें सारे बारातियों को चांदी के चम्मच से भोजन कराया गया था और भोजन में इतनी वैरायटी थी कि नैना जी ने नाम नहीं सुने थे। इसलिए एक दो व्यंजन के नाम उन्होंने अपने बेटे मनीष से पूछ लिए थे। उसी का गुस्सा विनीता को बहुत ज़्यादा था। तब से विनीता ने अपनी सासू माँ से कभी सीधे मुंह बात नहीं की थी। मनीष ने उसे समझाया भी कि सभी लोग सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते और माँ ने पूछ लिया तो क्या हो गया। लेकिन जब नैना जी ने मनीष से पूछा तब विनीता की किसी सहेली ने सुन लिया और जाकर विनीता से कह दिया कि तेरी सास को इतना भी नहीं मालूम क्या कि इसे क्या कहा जाता है। यह गंवार के गंवार ही रह गए और देखने में कैसी दिख रही है, नौकरानी की तरह है। ना उनके कपड़ों में ढंग है और ना ही गहनों में। पता नहीं तो उनके साथ कैसे एडजस्ट कर रही है। इतना कहकर वह नकचढ़ी अपने बालों को लहराते हुए हाँ हाँ हंसकर वहाँ से चली गई। उसकी बातें सुनकर तो जैसे विनीता के तन बदन में आग ही लग गई। उसने अपनी सास का एक हाथ पकड़ा और घसीटते हुए पूरे समाज के बीच में से एक कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और एक वेटर से कहकर जितने सारे व्यंजन बने थे सारे व्यंजन नैना जी के पास पहुंचा दिए थे और उन्हें सख्त हिदायत दी कि खबरदार जो बाहर आई तो। बेचारी नैना जी रात भर उस कमरे में बैठी सोचती रही कि आखिर गलती कहाँ हो गई थी मुझसे, जो बहू ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और फिर सारे मेहमान चले गए। तब विनीता ने दरवाज़ा खोला और चीख चीख कर कहने लगी, क्या ज़रूरत थी आपको इतने साधारण से कपड़े और गहने पहन कर आने की? और अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं थे तो आप मुझसे भीख में ले लेती, मैं भिखारिन समझ कर दे देती। कम से कम इतनी बड़ी लग्जरी पार्टी में मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। इसलिए नैना जी और प्रमोद जी भी उसी समय रातों रात वहाँ से अपने घर वापस आ गए थे। तभी नैना जी बोली, उन बातों को बोलकर अब कोई फ़ायदा नहीं है बहू। एक बार जब तीर कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। ठीक उसी प्रकार जो सब तुमने बोले थे फिर वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए वही बहुत है। उठो और हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाओ और हमारे साथ पहले तो हमारा नया घर देख लो। तुम्हारे घर जितना बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ उतना बड़ा है जिसमें हम दोनों का गुजर बसर हो सकता है। विनीता मन ही मन खुश हो गई कि चलो मम्मी जी तो मान गए, मेरी बातों में आ गई। मैं नाटक ही इतना अच्छा करती हूँ, इतना सोच सोच कर खुश हो रही थी। जल्दी से उठी और हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो गई। मनीष भी फ्रेश हुआ और जैसे ही घर के अंदर घुसे वे दोनों घर को देखते ही रह गए। उस घर में सारी सुख सुविधाओं का सारा सामान था जो मनीष के घर में भी नहीं था। घर में चारों तरफ चमकीले पर्दे, नए डिज़ाइन की लाइटें, फॉल सीलिंग, डाइनिंग, पूरे घर का फर्नीचर और जहां मिरर और ग्लास लगना था सभी जगह लगे हुए थे। झूमर तो हर रूम में था। घर को देखकर विनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी दिन शाम को एक शादी थी। नैना जी ने कहा, बहू आज हमारे लॉन में एक शादी है, पार्टी तो साधारण सी ही है, मन हो तो चलना। अब शाम होते ही नैना जी ने सबसे महंगी साड़ी पहनी और सोने चांदी हीरे के गहने पहनने के बावजूद भी 3-3 सेट और बचे हुए थे। विनीता नैना जी के गहने देखकर दंग रह गई। विनीता अपना समूले चुपचाप खड़ी रही। तभी नैना जी ने उसे सारे गहने पकड़ाते हुए कहा, लो बहू पहनो ये सारे गहने, तुम्हारे ससुर जी ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाए हैं, किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं और ना ही कहीं से चोरी किए हैं। और मेरे पास साड़ी तो साधारण सी ही है, यही कोई 25-30 हज़ार की होगी, चाहिए तो पहन लो वरना तुम्हारी मर्जी। कहकर नैना जी अलमारी बंद करने लगी तो विनीता नैना जी के पैरों में गिरकर फिर से माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो आपके सीधेपन का मैंने फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों को मैं समझ नहीं पाई। प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए ना। नैना जी ने विनीता को अलमारी की चाबी दी और कहा, बहू तुम्हें जो चाहिए पहन लो और जल्दी से तैयार होकर लॉन में आ जाना, क्योंकि मुझे वहाँ की व्यवस्था भी देखनी है। कहकर वहाँ से चली गईं। विनीता ने जब अलमारी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तो अपने मायके में भी इतने गहने और इतनी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी थीं और गुड़िया के लिए भी एक से बढ़कर एक ड्रेस रखे हुए थे।
उसने गुड़िया को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, खुद भी गहने और कपड़े पहने। जब लॉन में जाकर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारे हों। वहाँ की सजावट ऐसी थी कि उसकी बहन की शादी की पार्टी की सजावट से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी, जिसे देखकर तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह वहाँ की सजावट देखती ही रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये गांव के गंवार लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इज्जतदार आदमी को अगर किसी ने उसके आत्मसम्मान को थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा दिया तो सहन नहीं कर सकता। बस वही हुआ था प्रमोद जी और नैना जी के साथ भी। गांव वाले भी उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बहुत कम समय में ज़्यादा उन्नति कर ली और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबका भला ही किया था, किसी का बुरा नहीं किया था। इसलिए भगवान ने उन्हें दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दी। जब शादी की पार्टी खत्म हो गई तो नैना जी ने कहा, बेटा मनीष, और कब तक रुकने का इरादा है? उन्हें तो लग रहा था कि मम्मी पापा ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर दोनों अपना सा मुँह लेकर खड़े रहे। और विनीता सोच रही थी कि मेरी किसी बात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मेरा नाटक करना बेकार हो गया। और दोनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए। अब आप बताइए, नैना जी ने जो फैसला किया क्या सही था या गलत? ऐसे बुरे और दुष्ट लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।